गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 2, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसको भी फर्दर 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें द कंडीशन ऑफ यूरोप इन मिड 18th सेंचुरी हमने कल कर लिया था, एरिस्टोक्रेसी हमने कर लिया था। आज के जो हमारे 3 नए टॉपिक हैं, न्यू मिडिल क्लासेस, लिबरलिज्म और ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब हमने जो है न्यू मिडिल क्लासेस के बारे से रिगार्डिंग पढ़ना है। लिबरलिज्म मतलब उच्च उदार विचार वाले या स्वतंत्र विचार वाले, ठीक है। और ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो उसमें जो जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप का नेक्स्ट टॉपिक जो हमने अभी बात की थी क्या था, न्यू मिडल क्लासेस, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्या था हमारा, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन वेस्ट यूरोप लेड टू ग्रोथ ऑफ टाउन्स, ट्रेड्स एंड प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। मतलब सेंटर और जो ईस्टर्न यूरोप था, उससे पहले जो था हमारे वेस्ट यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब शुरू हो चुका था, औद्योगिकरण जो था वो शुरू हो चुका था, उद्योग शुरू हो चुके थे। इसकी वजह से टाउन और स्ट्रीट में जो था व्यापार और उत्पादन की जो थी बढ़ोतरी होने लगी। जैसे यहाँ ग्रोथ ऑफ टाउन एंड, मतलब जितने भी हमारी स्ट्रीट्स थी, टाउन थी, वहाँ पे जो ट्रेड था, व्यापार था, और जो प्रोडक्शन थी, जो उत्पादन था, वो मार्केट में दिन डे बाय डे बढ़ने लग पड़ा। कॉमर्शियल क्लासेस emerged with were engaged in the production of war market, ठीक है। अब कॉमर्शियल क्लासेस जो थी वो मर्ज होने लगी, ठीक है। और क्या है, मार्केट में जो था प्रोडक्शन को जो था गतिविधियों में लाने लगे, ठीक है। अ न्यू वर्किंग क्लासेस पॉपुलेशन कम्स इनटू बीइंग, एक नया श्रमिक वर्ग जो था वो अपने अस्तित्व में आया, मतलब कि काम करने के लिए जो था श्रमिक वर्ग भी आने लगे। मिडिल क्लासेस इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल। बोले मध्य वर्ग में कौन कौन से लोग जो थे वो संबंध रखते थे, जो इंडस्ट्री में काम करते थे, जो बिजनेस करते थे, और जो प्रोफेशनली काम करते थे। द लिबरल माइंडेड एजुकेटेड मिडिल क्लासेस गिव momentum to the idea of national unity and abolition of privilege। बोलने का मतलब है नेशनल जो यूनिटी के संवाहक थे ये, और नेशनल यूनिटी को आगे ले जाने के लिए मध्य वर्ग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मध्य वर्ग के जितने भी लोग थे उन्होंने नेशनल जो यूनिटी को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अपने योगदान दिया है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये तो था हमारा मिडिल क्लास से रिगार्डिंग, कि मिडिल क्लास का हमारे यूरोप को राइज करने में, उसको नेशनलिज्म को राइज करने में क्या क्या योगदान रहा है। अब हम करते हैं लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या होता है, उदारवाद, मतलब एक फ्री माइंड। लिबरलिज्म कहाँ से आया है, ये एक लिबर शब्द था जिसका की मतलब है फ्री, मतलब बिल्कुल स्वतंत्र। The ideology of liberalism among the new middle class promoted the idea of nationalism aligned in it with liberalism। बोलने का मतलब है जो एजुकेटेड जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, वो मतलब कि उदारवाद और राष्ट्रवाद दोनों को क्या करते थे, आपस में जोड़ते थे, उनको लिंक बनाते थे, उनका किसका, नेशनलिज्म का और लिबरलिज्म का, ठीक है। अगर आप राष्ट्रवाद हो, उनका बोलने का था मिडिल क्लास के लोगों का कि अगर आप राष्ट्रवाद हो तो आप ऑटोमेटिकली उदारवाद भी हो, अगर आप उदारवाद हो तो आप ऑटोमेटिकली राष्ट्रवाद भी हो। अब इसे जो है देखो, इसके 2 पार्ट हैं। लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल टर्म, कि इसका राजनीतिक उसमें क्या योगदान रहा है, और इसका इकोनॉमिक टर्म में क्या क्या योगदान रहा है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल टर्म में। फर्स्ट इसमें बताया गया है फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, मतलब वो चाहते थे कि हर एक इंसान को इंडिविजुअली क्या हो, फ्री कर दिया जाए, फ्रीडम मिले। इक्वालिटी बिफोर लॉ विदाउट यूनिवर्सल सरफेस, मतलब सार्वभौमिक जो मताधिकार है वो सभी लोगों को मिलना चाहिए था। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय
कंसेंट मतलब जो संवैधानिक सरकार की मांग करते थे, ठीक है, जो कि आम लोगों की सहमति से बनती है, ठीक है। वो क्या चाहते थे, वो मोनार्की को ख़त्म करना चाहते थे, जो कॉन्स्टेंट है उसे ख़त्म करना चाहते थे। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस मतलब उनका बोलना था कि जो जितने भी ये जो है हमारी जो प्रिविलेज हैं या जो भी हमारी मोनार्की है उसको क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। अब आता है लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक टर्म। उसमें क्या बोला, ये हमारे अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, ये हमारे राजनीतिक व्यवस्था से थी, ये हमारी अर्थव्यवस्था से है कि उदारवाद जो है वो इकोनॉमिक वे में कैसे कैसे होती है। फ्रीडम फॉर ऑफ मार्केट मतलब मार्केट्स की फ्रीडम सभी को होनी चाहिए, सभी को व्यापार करने का राइट होना चाहिए। एब्लिशंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल बोलने का मतलब है इनके कि जो भी स्टेट के द्वारा पाबंदियां लगाई गई हैं उसे ख़त्म किया जाए, ठीक है। और ये जो हमने फ्रीडम ऑफ मार्केट है के साथ जो भी हमने गुड्स का जो भी व्यापार करना है, जो भी चीज़ों का व्यापार करना है, ठीक है, उसे मूवमेंट पर कोई रोक ना लगाई जाए, मतलब किसी तरह की भी कोई पाबंदी ना करी जाए। क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिफाइड टेरिटरीज अब उनका बोलने का क्या मतलब है कि जो वर्ड में जो है ये वर्ड जो है एक यूनिफाइड टेरिटरी है, ठीक है ना, कहीं से भी मतलब यहाँ पे जो था एकता को बढ़ाने के लिए कहा गया था कि हमें जो है एकता को बढ़ा के रखना है। इकोनॉमिक यूनिफिकेशन वॉज पोज्ड टू बूस्ट द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी मतलब इकोनॉमिक यूनिफिकेशन भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को क्या कर रही है, बढ़ावा कर दे रही है, बूस्ट अप कर रही है। कौन, हमारी इकोनॉमिक्स टर्म्स जो हैं वो क्या कर रही है, हमारे नेशनलिज्म को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट हमारा जो हमने बात की थी वो है ऑब्स्टेकल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्स्टेकल्स मीन्स जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं हमारी अर्थव्यवस्था के ग्रोथ में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब क्या बोलते हैं, एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नेपोलियन had unified the German-speaking regions into a confidential of 39 states। इनका बोलने का मतलब था कि नेपोलियन ने जो था अपने समय में बहुत ही अच्छा काम किया था, ठीक है। उसने कहा था कि जर्मनी भाषी क्षेत्र में जो था लगभग 300 से ज़्यादा क्या था, हमारी टेरिटरीज थी, यूनिट टेरिटरीज थी। उन्होंने क्या किया था, उन सभी टेरिटरीज जो भी छोटे छोटे प्रदेश थे उन्हें ख़त्म करके 39 स्टेट को इस्टेब्लिश किया था, 39 स्टेट को बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, ईच स्टेट हैड इट्स ओन करेंसी। अब ये तो था कि नेपोलियन का अच्छा काम किया था, अब उसमें जो ऑब्स्टेकल्स आए थे, जो उसमें बाधाएं आई थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। ईच स्टेट हैड इट्स ओन करेंसी वेट्स एंड मेजर सिस्टम बोला हर एक स्टेट का क्या था, एक अपनी करेंसी थी, उन करेंसियों को अपना मतलब मेजर करने का अपना अपना सिस्टम था। डिफरेंट कस्टम बैरियर एग्जिस्ट वहाँ पे जो थे अलग अलग जो थे सिस्टम जो थे या कस्टम बैरियर जो थे बनाए गए थे। अराउंड 5% कस्टम ड्यूटीज वॉज टू बी पेड एज ईच कस्टम बैरियर तो वहाँ पे लगभग 5% हर कस्टम के लिए ड्यूटी देनी पड़ती थी और हर किसी को 5% जो था वो पे करना पड़ता था, ठीक है। फिर क्या आता है, नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर मेड कैलकुलेशन वर्क टाइम कंज्यूमिंग बोला इससे क्या हुआ, जैसे ही हमारी ये जो था सिस्टम जो था, जो वेट और मेज़र करने का जो करेंसी का था, उससे क्या था, हमें कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती रही और जिससे कि जो हमारा टाइम था वो भी ख़राब होता रहा। तो ये आज का टॉपिक था जो जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, द न्यू मिडिल क्लासेस, लिबरलिज्म और ऑब्स्टेकल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। थैंक यू।